Hello everyone and welcome to Karlo Baat. As you know, Karlo Baat is our quest to ease the difficult topic for you, right? So recently when I was reading The Hindu, ये एक अच्छा आर्टिकल मेरी नज़र में आया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को इस आर्टिकल पे अपने सभी स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। देखो आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ये आर्टिकल किस पे बेस है। ये आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल केस के ऊपर बेस है, जो क्या है बेसिकली यूनियन कार्बाइड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन कार्बाइड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये कौन सा केस है? ये जो केस है, इस केस के अंदर, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, ठीक है। तो यानी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, ठीक है। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी केस है, तो ठीक है, तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984 में ये ट्रेजेडी हुई थी इंडिया के अंदर। तो अब तक की सबसे मेजर इंडस्ट्रियल कैटास्ट्रॉफी बोला जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी केस को। और इस केस से सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्सेप्चुअलिटी डेवलप हुई वो कौन सी हुई? वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी की कॉन्सेप्चुअलिटी हुई। जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाऊंगा तो स्पेशली एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, राइट। तो वहां पर भी इस केस की बात होती है। ये तो क्या, ये केस अभी अखबार न्यूज़पेपर में आया तो क्या हुआ, एकदम से सडनली जो है ये इसके ऊपर, इसीलिए भाई ये तो क्या है कि क्योंकि ये केस अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया है, इसीलिए इस पे अपन कर लो बात में बात कर रहे हैं। तो देखो अब इंपॉर्टेंट क्या है, वी वॉन्ट पे अ फार्थिंग मोर से यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड क्या कह रही है? अब हम कुछ भी नहीं देंगे, बहुत दे दिया हमने। गवर्नमेंट वॉकिंग अ स्लिपरी स्लोप बाय सीकिंग मोर फंड्स फॉर भोपाल गैस लीक विक्टिम्स ओवर एंड अबोव $170 मिलियन पेड बाय द कंपनी। जो कंपनी ने पहले $170 मिलियन ऑलरेडी इंडिया को दे रखे हैं, सरकार उनसे और मांग रही है। आस्क्स Why 50 करोड़ ऑफ रिलीफ वॉज नॉट डिसबर्स, ठीक है। 50 करोड़ का स्टिल जो रिलीफ है वो अभी तक डिसबर्स नहीं किया जा रहा है और इनसे पैसा मांगा जा रहा है। अब देखिए, The Union Carbide Corporation on Tuesday said it is not willing to pay a farthing more if the settlement is with the center in 1989। तो यानी हमें पता चला कि सेटलमेंट कब हुआ था? 1989 में हुआ था। Ask the government why 50 crore of 470 million paid by the company has still not reached the Bhopal gas leak tragedy victims all these years। मतलब कि हमने आपको जितना पैसा $470 मिलियन दिए, उसमें से 50 करोड़ आज तक भी जो विक्टिम्स हैं उन तक नहीं पहुंचे हैं। तो सरकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमसे तो आप दोबारा पैसे मांग रहे हो, लेकिन आप अभी तक वो रिलीफ क्यों नहीं दे पाए हो? तो देखो आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स कि हम कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बना सकते हैं। देखो यहां लिखा है ना, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है, इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आज दी गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की ने गवर्नमेंट से पूछा है कि 50 करोड़ रुपए अब तक और डिसबर्स क्यों नहीं हुए? काम किसका है? काम तो गवर्नमेंट का है ना। उस पैसे को डिसबर्स का मतलब होता है जो विक्टिम है उनको पैसा पहुंचाया जाए, तो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है? द सेंटर इन अ क्यूरेटिव प्ली हैज आस्क्ड। अब देखो क्यूरेटिव प्ली का मतलब क्या है? बेसिकली क्यूरेटिव पिटीशन की बात हो रही है। क्यूरेटिव पिटीशन आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है 142 क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर, ठीक है। रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, ठीक है। रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। कभी इसके बारे में भी फर्दर बात करेंगे अपन। अभी अपन देखते हैं क्यूरेटिव पिटीशन क्या है। देखो क्यूरेटिव पिटीशन सिंपल है, जब भी लगता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करते हैं इस रिगार्डिंग कि आप इसके मुकदमे में फर्दर देखिए। तो देखिए अब यहां पर क्या है, देखते हैं। सेंटर ने एक क्यूरेटिव प्ली है ना फाइल की है, हैज कंटेंडेड दैट 1989 सेटलमेंट इज सीरियसली इंपेयर्ड, कि 1989 का जो सेटलमेंट है वो अच्छा सही नहीं है, सीरियसली इंपेयर्ड है। इट हैज सॉट एडिशनल फंड्स ऑफ रुपीज 7,400 करोड़ फ्रॉम दी पेस्टिसाइड कंपनी। मतलब अब वापस से $7,400 करोड़ जो है कंपनी से मांगे हैं। The government said there is fresh data of more suffering caused by the incident, कि भाई बहुत से ऐसे लोग रह गए थे जिनका फ्रेश डेटा जो है वो हमें मिला है। माय क्लाइंट, अब देखो ये क्या पॉइंट आ रहा है, अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहां पर माय क्लाइंट मतलब डिफेंडेंट के बिहाफ पे बात हो रही है। तो देखो उसके लिए क्या लिखा आ रहा है, तो डिफेंडेंट के एडवोकेट कौन है? हरीश साल्वे। और डिफेंडेंट कौन है? अपना यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो उनका वकील है, वो क्या कह रहा है देखिए, माय क्लाइंट इज नॉट विलिंग टू पे अ फार्थिंग मोर। अब हम कुछ भी नहीं
नहीं देंगे, दे से दिस इज व्हाट दे सेटल्ड फॉर, कि भाई ये वही बात है जो उस समय डिसाइड हुआ, वो इन्होंने पैसा दे दिया था। एंड इफ यू, यानी इफ यू यहां किसके लिए लिखा है, गवर्नमेंट डोंट वांट टू सेटल लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, भाई तुम्हें अगर ऐसे सेटल नहीं करना, तुम ऐसे नहीं मान रहे, तो एक काम करते हैं, कोर्ट में केस ही लड़ लेते हैं। ये कौन कह रहा है, ये सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, है ना। अब जस्टिस संजय किशन कौल, तो द लीड जज ऑन दी 5 मेंबर बेंच, तो हमें पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने लोगों की है, तो 5 मेंबर बेंच said the government was walking a slippery slope, कि सरकार स्लिपरी स्लोप पे चल रही है, by seeking to reopen the settlement after over 30 years through a curative petition, यानी कि स्लिपरी स्लोप है का मतलब क्या है कि प्रोबेबली जीतेगी नहीं मुकदमा, है ना, क्योंकि 30 साल बाद आफ्टर ऑल क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर के आई है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी, अटॉर्नी जनरल इस समय आर वेंकट रमानी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं, यूनियन के एडवोकेट हैं, अपीयरिंग फॉर दी सेंटर। और स्टेट में कौन होता है, यही एडवोकेट जनरल होता। अटॉर्नी जनरल कौन है, स्टेट का है। सेड दैट, ठीक है, नहीं, सो अटॉर्नी जनरल कौन है, सेंट्रल का वकील है, सेंटर का, और स्टेट का कौन होगा, एडवोकेट जनरल। तो यहां क्या हुआ, आर वेंकट रमानी अपीयरिंग फॉर द सेंटर सेड द ट्रेजेडी प्रेजेंटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, कि जो ट्रेजेडी है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। द गवर्नमेंट वाज नॉट लुकिंग टू रीओपन द सेटलमेंट, सरकार ये नहीं कह रही आप सेटलमेंट को दोबारा रीओपन करो, बट ओनली वांटेड टू ऐड टू इट, पर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा हमें मिलना चाहिए, उस पर ऐड करना है, जो पहले नहीं था उसको ऐड करेंगे। द सेटलमेंट वाज नॉट जस्ट, वो उस समय जस्ट नहीं था। अब जस्ट नहीं है लॉ, तो फिर क्या, उस समय का जजमेंट जस्ट नहीं है, तो फिर ऑफकोर्स क्यूरेटिव पिटीशन ही फाइल होती है। सो व्हाई डिड यू सेटल देन, अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, अगर तब जस्ट नहीं था तो तब तुम्ही ने तो सेटल किया था, तो सरकार उस समय मान क्यों गई। वन ऑफ द पार्टीज टू द सेटलमेंट वाज द यूनियन ऑफ इंडिया, नो लेस, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया जैसी पार्टी थी, कोई छोटी मोटी नहीं थी, नॉट अ वीक पार्टी। लेट्स से ऑन द अदर हैंड अ सिचुएशन अराइजेस दैट द एक्चुअल सिनेरियो इज लेस हॉरिफिक देन मेड आउट टू बी, बोले अगर ऐसा भी तो हो सकता है, जो आप ह्यूमन क्राई बना रहे हो उतनी ह्यूमन क्राई नहीं होगी, है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है। कैन द अदर साइड, यानी यूसीसी come out and say that an excess amount was paid in the settlement and they wanted back, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया होता तो आप वो पैसा उनको लौटा देते, है ना। अच्छा देखो कितना अच्छा पॉइंट है ना। कैन वी परमिट दैट, क्या हम ऐसा परमिट कर देंगे, जस्टिस कौल ने ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो फर्दर अपन इस आर्टिकल में देखते हैं। जस्टिस एएस ओका said a 1991 decision of the top court while refusing to reopen the settlement has made it clear that it was the duty of the government to pay any additional compensation to the victims as it was a shortfall। देखो 1991 में भी ऐसी बात हुई होगी, तो उस समय भी इस मैटर को रिजेक्ट करके क्या बोला था कि जो पैसा आप देगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी वन टाइम सेटलमेंट कर लिया था। वर वी टोल्ड दैट 50 करोड़ ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट इज लाइंग अनडिस्बर्स्ड, है ना। हाउ इज इट लाइंग अनडिस्बर्स्ड, भाई ऐसे कैसे पड़ा हुआ है अभी तक 50 करोड़, आप और पैसा मांग रहे हो, 50 करोड़ तो पहले डिस्बर्स करो, है ना। जस्टिस कौल ने सरकार से पूछा है, ये कहा भी है। मिस्टर वेंकट रमानी सेड द नंबर ऑफ क्लेमेंट्स अमंग द विक्टिम्स हैड इंक्रीज सिंस 1991। तो वेंकट रमानी क्या कह रहे हैं कि देखो नंबर ऑफ क्लेमेंट्स भी इंक्रीज हो गए 1991 के से। The court has always left open a considerable avenue for a relook of 1989 settlement, कि कोर्ट ने still considerable settlement मतलब एक एवेन्यू खोल रखा है कि उस पर रीलुक किया जा सकता है। In all its past decision in the भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, मतलब ऐसा कोई भी फाइनल क्लोजर नहीं है, ये कहना चाहते हैं कि हर जगह एक एवेन्यू छोड़ा हुआ है कि हम उस पर बात कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ केस ऑफ मेयर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इन विच समवन गेट्स मोर और लेस, कोई डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर थोड़ी, किसी को ज्यादा दे देंगे किसी को कम। दिस कंसर्न्स अ सेटलमेंट बेस्ड ऑन tortious claims, Justice Cole responded। टॉर्चियस क्लेम्स क्या होते हैं, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट के बेस पर मिलने वाला क्लेम, जब लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ेंगे ना, तो जस्टिस कौल ने ऐसा कहा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट में ही तो देखते हैं अपन। मिस्टर साल्वे काउंटर्ड, अब मिस्टर साल्वे कौन है, ये एडवोकेट ऑफ डिफेंस है यूसीसी की तरफ से, इन्होंने क्या बोला, द सेटलमेंट वाज अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंसेंट डिक्री सोर्स फ्रॉम अ सूट, केस के बेस पे आप ही ने कंसेंट दी थी जिस बेस पर हमने सेटलमेंट किया था। इफ द डिक्री सेट असाइड, अगर वो डिक्री ही हटा दी जाए, द सूट प्रोसीडिंग्स शुड बी रीस्टोर्ड, तो वापस से फिर या तो केस ही लड़ लो। दिस लायबिलिटी ऑफ यूसीसी फॉर द ट्रेजेडी वाज नेवर एस्टैब्लिश्ड, और जब अपन उस केस को देखेंगे तो उधर तो लायबिलिटी एस्टैब्लिश हुई नहीं थी। मोर एंड मोर लायबिलिटी कैन नॉट बी पाइल्ड ऑन हिज क्लाइंट एज एंड व्हेन फ्रेश डेटा वाज रिवील्ड, कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, आपके पास जैसे नया डेटा आ जाए आप मेरे क्लाइंट पे फिर से केस कर डालो, है ना।
The five-judge bench highlighted that the government has opted to directly file a curative plea in December 2010 for enhancement of the full and final settlement amount paid by the UCC without first seeking the review. मतलब कि आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते थे, तो आपने डायरेक्ट क्यूरेटिव पिटीशन 2010 में भी फाइल की थी, है ना? क्यों? द सुप्रीम कोर्ट हैड कंसेंटेड टू द सेटलमेंट बाय मींस ऑफ अ डिक्री कंसेंटेड टू दी सेटलमेंट बाय द मींस ऑफ अ डिक्री इन फरवरी 1989 की। भाई जब कंसेंट डिक्री ऑलरेडी हुई थी तो फैब 1989 उसी बेस पे तो जजमेंट आया था उस समय। द कोर्ट हैज इवन रिफ्यूज टू रीओपन द सेटलमेंट ऑफ एन ऑर्डर इन 1991 और 1991 में कोर्ट ने रिफ्यूज किया था इस ऑर्डर को जो है ना, ओपन करने से। तो अब यहां पर देखिए, अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं भाई हुआ क्या था इसके अंदर। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या होता है कि यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी इसका ना भोपाल में प्लांट होता है, राइट। अब क्या होता है, देखो इसके पास 51% के आसपास स्टेक होता है और बाकी जो प्राइवेट पार्टीज उनको 49% स्टेक होता है। ऐसे करके 100% स्टेक जो है कंपनी बनाती है। अब ये यूनियन कार्बाइड क्या है, ये यूएस की कंपनी थी, ठीक है, मतलब बेसिकली तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ही है, ठीक है। तो अब उस समय क्या हुआ था, देखो दिसंबर 2 और 3 ऑफ 1984 में क्या होता है, भोपाल में ट्रेजेडी होती है जिसके अंदर क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस पूरे भोपाल में फैल जाती है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। 5295 तो डेथ होती है और 5,68,292 पीपल जो है वो इंजर होते हैं। तो मैटर तो बड़ा ही था ये, है ना। देखो it also result in loss of livestock and loss of property for almost 5478 people, यानी जानवर भी मरे थे, लाइव स्टॉक मरा, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो 5478% जो इंपैक्ट हुए थे। द यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन गेव अ कंपनसेशन ऑफ 470 मिलियन, करीबन 715 करोड़ रुपए 1989 में इन लोगों ने दिए हैं, ठीक है, 1989। अब एडिशनल हम कितना मांग रहे हैं वापस इनसे, 7,400 करोड़ इनसे एडिशनली हम मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये मैटर था। सो बाय दिस आई होप that each and everything regarding this article is being clarified. Thank you so much. See you again in such another video.